हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इंसुलेटर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको ये चार्ट समझाया था जब मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। इसका ये पार्ट मैं पूरा कवर कर चुकी हूँ। अब मैं बात करने जा रही हूँ आज इंसुलेटर की। इंसुलेटर के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके अंदर आपका डाइइलेक्ट्रिक आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो भी डाइइलेक्ट्रिक होता है या कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो आपका इंसुलेटर ज़रूर होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसुलेटर जो है वो आपका डाइइलेक्ट्रिक हो ही। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ देखना। अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो आपको ये भी याद हो तो मैंने आपको बताया था जब एनर्जी बैंड गैप डायग्राम के बारे में, तो मैंने आपको ये बताया था कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बाकी के कंपैरेटिवली में बात करें, यानी मेटल एंड सेमीकंडक्टर की कंपैरिजन में बात करें, तो इंसुलेटर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आपके कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। Electrical insulator have a very few electron to take a part in a normal conductivity. Such material have an interesting electrical property because the applied electric field creates electric dipole and the material becomes polarized. Material in which polarization effects are important are कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। यानी अगर हम बात करें तो इंसुलेटर के अंदर मैंने आपको दो टाइप बताए थे, डाइइलेक्ट्रिक एंड सिंपल इंसुलेटर। तो अगर हम डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि ऐसे मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इस तरीके की होती है कि अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसके मटेरियल पोलराइज्ड हो जाते हैं। क्या मतलब है पोलराइजेशन का? पोलराइजेशन के पहले उसमें डायपोल बनेंगे। डायपोल का मतलब क्या होता है? डाई मतलब दो, पोल मतलब आपके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है। इसको अगर इस टाइप से बनता है तो हम इसको बोलते हैं डायपोल। जहां अगर आपका डायपोल क्रिएट होगा तो इसका मतलब वो आपका मटेरियल पोलराइज्ड हो गया है। और जो पोलराइजेशन, जिसमें पोलराइजेशन इफेक्ट आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइइलेक्ट्रिक। तो अगर आपके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का काम आइसोलेशन का है, यानी इंसुलेशन देना है। अगर आपको याद हो तो मैं मॉसफेट में एक लेयर यूज कर रही थी सिलिका की, जिसका काम क्या था? इंसुलेशन प्रोवाइड करना। यानी इंसुलेशन का क्या मतलब है? अगर दो कंडक्टर हैं सपोज, इस कंडक्टर के बीच में अगर हमने सपोज सिलिका लगा दिया है इंसुलेशन प्रोवाइड करने का, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट जीरो हो जाएगा। तो अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इंसुलेशन परफॉर्म कर रहा है, इंसुलेशन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम मटेरियल को बोलेंगे कि वो इंसुलेटर है। बट अगर वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एज अ स्टोरेज ऑफ चार्ज कैरियर परफॉर्म कर रहा है, यानी चार्ज कैरियर को स्टोर कर रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि वो डाइइलेक्ट्रिक है। आइए पढ़ते हैं। If the main function of non-conducting material is to provide electrical insulation, then the material is called insulator. If the main function of a non-conducting material is to storage of charge, then the material is called dielectric. कैपेसिटेंस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जो दोनों प्लेट होते हैं आपके वो सेपरेट होते हैं, और जैसे जैसे आप डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ता है। तो इसमें हम सिर्फ इंसुलेटर की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगी उसमें हम डाइइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं गुड इंसुलेटर की, यानी वन कैन क्लासिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल एज अ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इंसुलेटर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अगर हम इलेक्ट्रिकली बात करते हैं तो यानी वो क्या होना चाहिए? उसके अंदर हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और उसमें जो लीकेज करंट होती है वो क्या होती है? रिड्यूस होनी चाहिए। अगर उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें जो करंट, लीकेज करंट होगी वो रिड्यूस करेगी। तो हाई रेजिस्टिविटी टू रिड्यूस लीकेज करंट, हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सो दैट इट मे विथस्टैंड हायर वोल्टेज विदाउट बीइंग ब्रोकन डाउन। यानी अगर हम पर्टिकुलर इंसुलेटर की बात करते हैं तो उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। स्मॉल डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस होना चाहिए। एक पर्टिकुलर वीडियो में प्रॉपर डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं सिर्फ डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर में 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि बहुत इजी है, अंडरस्टूड है। इसके बाद मैं बात करती हूँ केमिकली। अभी अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंसुलेटर आपकी भी, इंसुलेटर में भी जैसे मीका की बात करते हैं तो वो आपका सॉलिड इंसुलेटर आता है, सॉलिड इंसुलेटर में आता है। बट अगर मैं ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करती हूँ तो वो आपका केमिकली यानी लिक्विड फॉर्म में आता है। तो केमिकली द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी रेजिस्टेंट टू ऑयल, यानी
आपका जो भी इंसुलेटर होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए कि अगर इनकेस उस मटेरियल पे वाटर पड़े तो वाटर का भी कोई इफेक्ट ना आए, यानी वो मॉइस्चर ना वहाँ पर क्रिएट हो, क्योंकि इंसुलेटर का प्रॉपर काम होता है इंसुलेट करने का। जो आपकी वाटर होती है वो भी क्या होती है, कंडक्टिविटी में सपोर्ट करती है। तो आपका जो इंसुलेटर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपका वाटर या लिक्विड या गैसेस इसकी वजह से वो आपका इफेक्टिव ना हो। The insulator should not absorb water particle as water lowers the insulation resistance and dielectric strength। ठीक है, यानी केमिकली अगर हम बात करें तो जो आपका इंसुलेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपका वाटर को नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर लिक्विड एंड गैसेस इंसुलेटर की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं, वो आपके कूलेंट के लिए यूज होते हैं। लाइक ट्रांसफॉर्मर ऑयल, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन एंड अ कूलिंग पर्पस। सच मटेरियल गुड थर्मल कंडक्टिविटी इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम मैकेनिकल डैमेज को रोकने की बात करें तो इंसुलेटर शुड ऑल्सो हैव अ स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन। ये मैं आपको जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी शुरू होगी तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज थी सेम उसी तरीके से इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टीज हैं। इंसुलेटर शुड हैव अ सर्टेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द यूज टू विच दे आर पुट। When insulator are used for electric machine insulation, they should have a sufficient mechanical strength to withstand vibration। ये भी अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है। जैसे अगर आप देखो कि अगर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो जब वो ज़्यादा यूज में आते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं। मैकेनिकल इंसुलेटर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उस वाइब्रेशन को होल्ड करना आना चाहिए जो भी आपका मटेरियल है। इन सच केसेस गुड हीट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डिजायरेबल, यानी गुड हीटिंग कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इन मेकिंग डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर इंसुलेटिंग मटेरियल विद द लार्ज इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक पोलराइजेबिलिटी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक पोलराइजेबिलिटी क्या होती है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक कीजिए तो वहां पर पूरा फोल्डर मिल जाएगा आपको। एंड देयरफॉर द लार्ज परमिटिविटी आर रिड्यूसेस। व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है जाई इक्वल्स टू जाई नॉट जाई आर। अगर यानी किसी मटेरियल की जो परमिटिविटी होती है उसको हम बोलते हैं जाई आर। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो अगर हम किसी डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें आपकी जो परमिटिविटी होती है वो हाई होनी चाहिए। अभी मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगी तो ये चीज़ आपको बताऊंगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो टाइटेनियम ऑक्साइड जिसकी परमिटिविटी 100 होती है, ये एक गुड एग्जाम्पल है अगर हम डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में इंसुलेटर की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इंसुलेटर को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी आती है। जैसे फाइब्रस मटेरियल होते हैं। फाइब्रस मटेरियल में क्या होता है, वुड आपका एक अच्छा इंसुलेटर है जिसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, फाइब्रस मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं। पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया। अगर हम इम्प्रिंजेंट फाइब्रस मटेरियल की बात करते हैं तो इम्प्रिंजेंट पेपर हो गया, वर्निश्ड इम्प्रिंजेंट। तो ये मैंने अलग अलग आपकी कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं जिसको आप पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। लाइक सिलिकॉन लिक्विड की बात करते हैं तो ये आपका इंसुलेटिंग लिक्विड की कैटेगरी में आता है। सिरामिक में अगर हम बात करें तो स्टेलाइट, एलुमिना, टाइटेनेट, सिरामिक्स, ये सब आपके सिरामिक्स में आते हैं। सेम इसी तरीके से मीका, एस्बेस्टस एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ग्लासेस, यानी जो आपकी ग्लासेस होती हैं वो भी आपकी इंसुलेटर की काम करती हैं। इंसुलेटर रेजिनिन एंड देयर प्रोडक्ट, लैमिनेट्स एंड एडहेसिव इफेक्ट, एमेनल एंड वर्निशेस। तो ये आपके इंसुलेटर के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर हम थर्मली डिवाइड करें तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ने आपका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है। अगर हम इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आता है क्लास वाई। इसमें हम क्या क्या लेते हैं, कॉटन, सिल्क, पेपर, प्रेस, वुड, पीवीसी। तो ये सब आपके क्या होते हैं, क्लास वाई में आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि अगर हम कॉटन और सिल्क की बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी के आपके इंसुलेटर हैं। बट ये जो इस कैटेगरी के जो इंसुलेटर होते हैं वो एटलीस्ट 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक की टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। दीज मटीरियल कैन विथस्टैंड टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड रिटेनिंग देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। यानी ये जो मटेरियल होते हैं वो आपका अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टी को रखते हैं। क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में ये सारी चीज़ें आएंगी, बट इसके साथ आ जाएगा कि व्हेन सुटेबली इम्प्रिंजेड और कोटेड और व्हेन इमर्स्ड इन अ डाइइलेक्ट्रिक लिक्विड सच एज ऑयल। यानी क्लास ए में तब आएगा जब आपका कॉटन अगर आपका किसी डाइइलेक्ट्रिक लिक्विड में सोक किया हो, यानी इम्प्रिंजेंट किया हो, यानी
आपका कोटेड हो, तो उस केस में ये क्लास ए में आ जाएगा। इस केस में आपका क्या होता है कि टेम्परेचर का रेंज बढ़ जाता है, यानी ये अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी को कब तक नहीं लूज करते हैं, 105 डिग्री तक। इंसुलेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, यानी इसका जो एनर्जी गैप है वो आपका बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा क्लास ए में कॉटन, सिल्क और पेपर सब आएंगे, बट कंडीशन आ जाएगी कि ये कोटेड होंगे किससे, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड से। उसके बाद में बात करूँ क्लास ई मटेरियल की, तो इसमें आपका क्या होता है, इसके टेम्परेचर रेंज 120 डिग्री हो जाता है, यानी एक हायर टेम्परेचर पे भी अपना इंसुलेशन प्रॉपर्टी को नहीं खत्म करते हैं। इट इंक्लूड्स मटेरियल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल विच बाय एक्सपीरियंस और एक्सेप्टेड टेस्ट कैन बी शोन टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लास बी की बात करें तो इट इंक्लूड्स मटेरियल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सच एज अ मीका, ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टस विद सुटेबल बॉन्डिंग सब्सटेंस। यहाँ क्या होता है 130 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के इसमें हमने रखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट क्लास वाई था, देन ए, देन ई, देन बी। तो इस तरीके से भी आ सकता है किस क्लास का आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है सबसे हाई टेम्परेचर तक में अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को नहीं खत्म करता है। क्लास एफ की बात करें तो इट इंक्लूड्स मटेरियल ऑफ अ क्लास बी, यानी क्लास बी के जितने भी मटेरियल है, मीका, ग्लास वगैरह, विथ मोर थर्मली रेजिस्टेंट बॉन्डिंग। यहाँ पर अगर हम सुटेबल बॉन्डिंग सब्सटेंस की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या है, थर्मली रेजिस्टेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं। ये क्या होता है कि यानी 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। उसके बाद लास्ट आते हैं आपके क्लास एच एंड क्लास सी। इट इंक्लूड्स मटेरियल सच एज अ सिलिकॉन, एलास्टोमर एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सच एज अ मीका, ग्लास, एस्बेस्टस विद सुटेबल बॉन्डिंग सब्सटेंस सच एज अप्रोप्रिएट सिलिकॉन रेसिन। हल्का माइन्यूट ही फर्क है एक से दूसरे क्लास में, बट आपको हर क्लास का टेम्परेचर यहाँ रखना है। यहाँ पर क्या है, अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। लास्ट में बात करूँ क्लास सी की, यानी इट इंक्लूड्स मटेरियल और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सच एज अ मीका, ग्लास, क्वार्ट्ज विद और विदाउट एन इनऑर्गेनिक बाइंडर। तो ये क्या होता है, अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होल्ड करते हैं इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज को। आइए क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है। एन इंसुलेटिंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ गुड डाई इलेक्ट्रिक एंड अ वाइस वर्सा। इसमें ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।